नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 8वीं की गणित उसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वो है परिमेय संख्याओं का। तो हम इस अध्याय में हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद परिमेय संख्याओं के गुण पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक, गुणन तत्समक और योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम। और लास्ट टॉपिक है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकें। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकें। क्यों जीरो नहीं होगा, क्यों जीरो के बराबर नहीं होगा। और p और q पूर्णांक संख्याएं हैं। p और q पूर्णांक संख्याएं हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकें जहाँ q जीरो के बराबर नहीं होगा और p और q पूर्णांक संख्याएं हैं। जैसे उदाहरण देखना, जैसे 1, 2, 3, 0, 1/2, -1/5, -10/6, ये सभी कैसी है परिमेय संख्याएं। अब 1, 2, 3 और 0, 1, 2, 3 और 0 ये भी परिमेय संख्या है। कैसे हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, इसी प्रकार 3 को भी 3/1 लिख सकते हैं और 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब 1, 2, 3, 0, 1/2, -1/5 और -10/6 ऐसी संख्या है परिमेय संख्याएं हैं। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुण, जिनमें पहला गुण है समृद्ध का। तो हम देखेंगे कि परिमेय संख्या योग, गुणा, भाग और वियोजन के लिए ही समृद्ध गुण की पालना करती है या नहीं। तो पहले बात करते हैं योग के लिए समृद्ध गुण। इनमें पहले बात करेंगे योग के लिए। कोई भी दो परिमेय संख्या ली और उनका योग किया तो योग करने के बाद जो योगफल हमें मिला वो भी एक परिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे कि योग के लिए यह समृद्ध है। हमने जैसे कोई दो परिमेय संख्या ली 1/2 और 3/4, दोनों कैसे हैं परिमेय संख्याएं। अब इनका क्या करेंगे योग। तो योग करेंगे तो पहले तो लिया लघुत्तम आ गया 4, तो यहाँ पर 2 + 1 कितनी संख्या आ गई 3/4। 3/4 भी कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 3/5 + 5/10, हम इसका लघुत्तम आ गया 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 + 5, 6 + 5 हो गया 11/10। यहाँ पर 3/5 और 5/10 कैसी संख्या है परिमेय संख्याएं, और इनका योगफल जो प्राप्त है वो भी कैसी है, एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि जो योग के परिमेय संख्याएं हैं योग के अंतर्गत समृद्ध है। अतः परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध है। समृद्ध कब होगी, जब दो परिमेय संख्या ली उनका योग किया और योगफल भी एक परिमेय संख्या है, तभी हम कहेंगे कि यह परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। अब बात करेंगे गुणा के लिए। तो गुणा के लिए भी हम दो संख्या लेंगे और उनका गुणा करेंगे, तो जो गुणनफल आएगा वह भी एक परिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे कि गुणन के लिए भी क्या करेंगे, समृद्ध परिमेय संख्याएं गुणन के लिए भी समृद्ध है। जैसे हमने संख्या ली 3/4 और 5/6, दोनों कैसी संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं। अब इनका क्या करेंगे गुणा। तो गुणा करने के बाद संख्या मिलेगी हमें 15/24। 15/24 भी एक ऐसी संख्या है परिमेय संख्या है। तो हमने क्या ली थी, दो परिमेय संख्या ली 3/4 और 5/6, और जो हमें परिणाम मिला वो भी कैसी एक परिमेय संख्या है। और उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने संख्या ली 6/5 × 7/8, दो संख्या ली
6/5 7/8 दोनों कैसी संख्या हैं? परिमेय संख्या है। अब इनका क्या करेंगे? गुणा। तो गुणा करने के बाद हमें क्या गुणनफल मिलेगा? देखो 42/40 42/40। देखो 6/5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। 7/8 परिमेय संख्या, और इनका गुणनफल भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्याएं गुणन के लिए समर्थ है। गुणन के लिए क्या है? समर्थ है। किसके लिए? गुणन की बात करें, गुणन की, तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्याएं गुणन के लिए समर्थ। अब इसको व्यापक रूप में लिखेंगे तो मान लेंगे कि दो परिमेय संख्याएं हैं हमारे पास, ए और बी। ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं तो ए गुणा बी भी कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। व्यापक रूप में किस प्रकार बताएंगे कि माना हमारे पास ए और बी कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं, तो इनका गुणन कितना होगा? ए गुणा बी। यह भी कौन सी संख्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। अब हम बात करेंगे व्यवकलन के लिए। तो व्यवकलन के लिए भी इस प्रकार देखेंगे कि दो संख्याएं ली और उनको घटाएंगे। घटाने के पश्चात हमें कौन सी संख्या मिली? अगर परिमेय संख्या मिली तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए समर्थ है। अब बात करेंगे हम व्यवकलन के लिए। व्यवकलन की बात करेंगे तो हमने कोई दो संख्या ली, जैसे 6/5 और दूसरी संख्या ली 7/5। दो संख्या ली 6/5 7/5, दोनों कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब इनको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाने पर क्या मिलेगा? 6 - 7 -1/5 -1/5। तो -1/5 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। हमने दो परिमेय संख्या ली, उनको घटाया, घटाने के बाद हमें परिणाम मिला एक परिमेय संख्या। अतः हम कहेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को घटाने के बाद कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या व्यवकलन के लिए समर्थ है। व्यापक रूप में कहेंगे कि माना हमारे पास ए और बी परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो a - b भी परिमेय संख्या होगी। व्यापक रूप में किस प्रकार लिखेंगे? माना a और b दो परिमेय संख्या है, तो a - b भी एक परिमेय संख्या होगी। अब हम बात करेंगे भाग के लिए। तो भाग के लिए देखेंगे कि यह परिमेय संख्याएं समर्थ है या नहीं। तो भाग की बात करें तो हमने दो संख्या ली, जैसे 7/5 भाग 6/5। दो संख्या ली 7/5 भाग 6/5। तो इसको लिख सकते हैं 7/5। भाग को गुणा में परिवर्तन करने का नियम है। भाग गुणा में परिवर्तन होगा तो इसके जो भाग वाली संख्या है उसका अंश हर में और हर अंश में बदल जाता है। तो हो गया 5/6। 5 से 5 कैंसिल, क्या बच गया? 7/6। दो परिमेय संख्या ली, उनमें भाग दिया तो क्या मिला? एक परिमेय संख्या मिली। दूसरा उदाहरण देखो, हमने संख्या ली 1 2। दो किसी संख्या एक परिमेय संख्या है, इसका भाग दिया, इसमें भाग देंगे 0 का। दोनों कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं। लेकिन ये जो 2/0 है वो परिभाषित नहीं है। इसका मतलब कि 2 और 0 दोनों तो कैसी हैं? परिमेय संख्या, लेकिन 2/0 परिमेय संख्या नहीं है। अतः हम कहेंगे कि परिमेय संख्याएं भाग के लिए समर्थ नहीं है। यदि हम परिमेय संख्याओं में से 0 को हटा दें, परिमेय संख्याओं के जो समूह है उसमें अगर हम 0 को हटा दें तो यह भाग के लिए भी समर्थ गुण का पालन करेंगे। दूसरा गुण है क्रम विनिमयता। तो हम क्रम विनिमयता देखेंगे, योग, गुणा, भाग और व्यवकलन संक्रियाएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती है या नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे, नियम तो है, दूसरा नियम है क्रम विनिमय। इसमें देखेंगे योग के लिए क्या परिमेय संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती है या नहीं।
क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी यदि a प्लस बी बराबर क्या हो b प्लस a प्लस बी बराबर क्या हो b प्लस a। योग के लिए कोई भी दो परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी कब, जब a प्लस बी बराबर क्या हो b प्लस a हो। तो हमने दो संख्याएं ली 7/5, 7/5 और 6/5, दो परिमेय संख्याएं ली, इनका योग किया 7/5 प्लस 6/5, इनका योग आ जाएगा 13/5। योग कितना आ गया 13/5। अब क्या करेंगे, क्रम का विनिमय करेंगे। किस प्रकार, 7/5 की जगह तो लिखेंगे 6/5 और 6/5 की जगह लिखेंगे 7/5। तो लिखते हैं 7/5 की जगह लिख दिया 6/5 और 6/5 की जगह लिख दिया 7/5। अब इनका योग किया तो योग आ जाएगा 13/5। योग आ गया 13/5। दोनों में हमने पहले 7/5 और प्लस 6/5 किया तो भी 13/5 आया। उसके बाद हमने इनका क्रम का विनिमय कर दिया तो भी जो परिणाम मिल रहा है वो दोनों का क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। दोनों का परिणाम कैसा है, समान मिल रहा है। अतः हम कहेंगे कि सभी परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नियम का क्या करती है, पालन करती है। अगर एक भी एग्जाम्पल, एक भी उदाहरण ऐसा मिल जाए जो इस नियम का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, एक भी उदाहरण मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो क्रम विनिमय नियम के लिए कि क्रम विनिमय नियम का पालन कब करेगी, जब दो संख्याएं ली और उनका योगफल क्या a प्लस बी और b प्लस ए दोनों कैसे हो, बराबर हो, तब क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। अब बात करेंगे हम गुणा के लिए, गुणा के लिए बात करेंगे, क्या यह भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं। तो गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन कब करेगी, जब a गुणा b किसके बराबर हो, b गुणा a के। तो हमने दो संख्याएं ली, जैसे गुणा के लिए दो संख्याएं ली, जैसे 5/7 और 7/8। दो संख्याएं ली 5/7 और 7/8, दो संख्याएं ली। अब इनका क्या करेंगे, गुणा। तो देखो 5/7 गुणा 7/8 कितना मिलेगा हमें, 7 से 7 कैंसिल तो 5/8। अब क्या करेंगे, क्रम का विनिमय करेंगे। क्रम का विनिमय किया तो 7/8 गुणा 5/7, तो इसका परिणाम भी हमें क्या मिलेगा, 7 से 7 कैंसिल तो 5/8। कहने का मतलब दो परिमेय संख्याएं हैं, उनका हमने क्या किया, गुणा किया तो कितना परिणाम आया, 5/8। अब उनका क्या किया, क्रम का विनिमय किया। क्रम का विनिमय करने के बाद उन संख्याओं का गुणा किया तो परिणाम दोनों का कैसा मिला, हमें समान मिला। और यहाँ पर हम और भी उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। तो कहेंगे कि जैसे एक उदाहरण और लिया हमने, दो संख्याएं ली, जैसे 6/8 और 9/8। दो संख्याएं ली 6/8 और 9/8, तो इनका गुणा किया 6/8 गुणा 9/8 तो हो जाएगा 63/64। अब क्या करेंगे, क्रम का विनिमय करेंगे। तो 9/8 गुणा 6/8 तो परिणाम 63/64। कहने का मतलब गुणन में भी हमने क्रम का विनिमय किया और परिणाम में क्या मिला, समान ही प्राप्त हुआ। अतः हम कहेंगे परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नियम का क्या करती है, पालन करती है। किस संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए। तो क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। अब हम बात करेंगे व्यवकलन के लिए। व्यवकलन के लिए बात करेंगे तो दो संख्याएं लेंगे और उनको घटाएंगे, उसके बाद उनका क्रम का क्या करेंगे, विनिमय करेंगे और देखेंगे कि इनका परिणाम समान प्राप्त हो रहा है या नहीं। व्यवकलन के लिए दो संख्याएं ली हमने 5/9 और 6/9। कोई दो संख्या ली 5/9 और 6/9। अब इनको घटाएंगे, 5/9 माइनस 6/9 तो आ जाएगा 9 लघुत्तम 5 माइनस 6 कितना आ गया, -1/9। कितना प्राप्त हुआ, -1/9। अब क्रम का विनिमय करेंगे, 5/9 की जगह 6/9
और 6/9 की जगह 5/9। तो 5/9 की जगह लिख दिया 6/9 माइनस 5/9 बराबर 9 आ गया लघुत्तम। तो 6 माइनस 5 बराबर आ गया 1/9। 1/9 यहाँ पर तो इसका परिणाम हमें -1/9 प्राप्त हो रहा था और यहाँ पर इसका परिणाम हमें 1/9 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब दोनों परिणाम क्या है, समान नहीं है। अतः हम कहेंगे कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। अब हम बात करेंगे भाग के लिए परिमेय संख्याएं क्या क्रम विनिमय नियम का पालन करती है या नहीं। इसको भी हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे हमने दो संख्याएं ली 7/11 और 11/6, कोई दो संख्याएं ली। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में संक्रिया लगाएंगे। 7/11 भाग 11/6, 7/11 भाग 11/6। 7/11 भाग गुणा में चेंज होगा, तो गुणा में चेंज होगा तो जो भाग जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उस संख्या में क्या परिवर्तन होगा, हर तो अंश में, हर तो किस में हो जाएगा, अंश में, और अंश हर में बदल जाएगा। तो हो जाएगा 6/11। इनका गुणा कितना आ जाएगा 42/121, 42/121। अब इनके क्रम का क्या करेंगे, विनिमय करेंगे। तो 7/11 की जगह तो लिखेंगे 6/11 और 11/6 की जगह लिखेंगे 7/11। तो क्रम का विनिमय करते हैं 11/6 भाग 7/11 भाग देंगे। तो 11/6 गुणा 11/7, 11/6 गुणा 11/7। भाग को किस में बदल दिया, गुणा में। भाग को किस में बदला, गुणा में। गुणा में बदलने पर जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उसमें क्या परिवर्तन होगा, हर तो अंश में और अंश हर में बदल जाता है। अब इसका गुणा किया तो कितना आ जाएगा 121/63। तो दोनों का 121/42, 121/42, तो दोनों का परिणाम समान प्राप्त नहीं हो रहा। अतः हम कहेंगे कि परिमेय संख्याएं भाग या विभाजन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। हमने परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम पढ़ा। इसमें क्या पढ़ा, क्रम विनिमय नियम में हमने देखा योग, किन किन संख्याओं के लिए देखा, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। तो योग संक्रिया तो परिमेय संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय नियम का क्या करती है, पालन करती है। और परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए भी क्रम विनिमय नियम का पालन करती है या नहीं, नहीं करती है। व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, घटाव, या जिसे हम बाकी कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। और गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। परिमेय संख्याएं गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और भाग भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। तो योग और गुणा तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन व्यवकलन और भाग क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के अगले गुण की, जो कि है साहचर्य। अगला गुण है साहचर्य। हम देखेंगे कि परिमेय संख्याएं योग, गुणा, भाग और व्यवकलन के लिए साहचर्य नियम की पालना करता है या नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे योग की। सबसे पहले बात करेंगे योग की। योग की पालना कब करेगा, जब तीन संख्याएं होगी। हमने तीन संख्याएं ली A B C, तीन संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं, परिमेय संख्याएं। माना A B C तीन परिमेय संख्याएं, तो यह साहचर्य नियम की पालना करेगा यदि A + B + C यह किसके बराबर हो, A + B + C के। साहचर्य गुण की पालना करेगा। तो हमने क्या ली, तीन संख्याएं A B C क्या है, तीन परिमेय संख्याएं। और ये साहचर्य गुण की पालना कब करेगा, जब A + B का योगफल C में जो ऐड करना है उसके बाद यह बराबर होगा किसके, B + C के योगफल का। जो योगफल प्राप्त होगा उसको ऐड करना है A में। यदि ये दोनों बराबर हो तो हम कहेंगे कि ये साहचर्य गुण की क्या करना है, क्या करता है, पालना करता है। तो हमने तीन संख्याएं ली, जैसे 3, 4 और 5। तीनों कैसी है, परिमेय संख्याएं। अब इनको तीनों का क्या करेंगे, योग करेंगे। तो 3 + 4, सबसे पहले LHS याद करेंगे। क्या याद करेंगे, LHS याद करेंगे। 3 + 4 + 5, 3 और 4 7 + 3 और 4 7 और +5, 7 और 5 हो गया
12। ये तो हमें प्राप्त हुआ LHS। अब बात करेंगे RHS की। अब हम बात करेंगे RHS की। तो RHS में क्या है, 3 + 4 + 5, तो 3 + 4 और 5 9, 4 और 5 9, 9 में हमने 3 ऐड किया तो कितना आ गया 12। दोनों का परिणाम कैसे मिल रहा है, समान मिल रहा है। तो कोई भी तीन परिमेय संख्या कोई भी परिमेय संख्या ली और यदि वह इस गुण की पालना कर रहा है, a + b + c बराबर किसके हो, a + b + c के बराबर हो। और उदाहरण है जैसे 5 6 7, तो ये भी इस नियम की LHS क्या होगा, RHS के बराबर होगा। तो सभी परिमेय संख्याओं के लिए यह गुण क्या होगा, सत्य होगा। तो हम कहेंगे सत्य है, तो कहेंगे कि परिमेय संख्याएं साचरे गुण के पालना करता है। कोई भी उदाहरण लिया और ये इस गुण की है पालना करेगा ही करेगा, योग के लिए इस गुण की पालना करेगा ही करेगा। अतः परिमेय संख्याएं साचरे योग के लिए साचरे नियम की पालना करता है। अब हम बात करेंगे व्यवकलन के लिए। अब हम बात करेंगे व्यवकलन के लिए। व्यवकलन में भी हमने 3 संख्याएं लेनी है। व्यवकलन के साचरे व्यवकलन के लिए जो साचरे गुण की पालना कब करेगा, जब a - b - c किसके बराबर हो, a b - c के। यदि ये दोनों बराबर हो तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्याएं साचरे नियम की पालना करता है व्यवकलन के लिए। तो हमने 3 संख्याएं ली, जैसे 5 6 और 7, 3 संख्याएं ली 5 6 और 7। तो LHS याद करते हैं। LHS देखो 5 - 6 - 7, 5 5 5 - 6 - 7, 5 - 6 कितना हो जाएगा -1 और -7 कितना हो गया -8, कितना हो गया -8। ये तो हमने LHS ज्ञात किया। अब हम ज्ञात करेंगे RHS। अब हम ज्ञात करेंगे RHS। RHS में क्या ज्ञात करना है, 5 6 7, 5 - 6 - 7। पहले इसको हल करेंगे तो 6 - 7 कितना हो गया -1, कितना हो गया -1, 6 - 7 -1। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 1 कितना हो गया 6। तो LHS RHS के बराबर नहीं है। अतः हम कहेंगे कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए साचरी नियम की पालना नहीं करता है। अब हम बात करेंगे गुणा के लिए कि गुणा के लिए परिमेय संख्याएं साचरी नियम की पालना करता है या नहीं। व्यवकलन में क्या था, a - b - c बराबर नहीं किसके, a - b - c के। व्यवकलन में यह बराबर नहीं था। अब हम बात करेंगे किसके लिए, गुणा के लिए, कि परिमेय संख्याएं गुणा के लिए साचरी नियम की पालना करती है या नहीं। तो पालना कब करेगी, यदि a × b × c किसके बराबर हो, a × b × c के। तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्याएं गुणा के लिए साचरे नियम की पालना करती है। हमने 3 संख्याएं ली 5 6 और 7, 5 6 7 संख्या ली, गुणा किया 5 × 6 × 7। LHS क्या करेंगे पहले, तो 5 × 6 × 7, पहले कोष्टक वाले को हल करेंगे तो 5 × 42 कितना आ गया 5 × 42। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और 20 और 1 21 कितना आ गया 210। अब हम ज्ञात करेंगे RHS। RHS में ज्ञात करना है 5 × 6 × 7। 5 और 6 को पहले हल करना है, पहले कोष्टक वाले को, फिर जो गुणनफल मिलेगा उसको गुणा करना है 7 के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 × 7, ये आ गया 210, कितना आ गया 210। LHS क्या है, RHS के बराबर है, अतः इस गुण की क्या कर रहा है, पालना कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं, कौन सी संख्या, परिमेय संख्याएं गुणा के लिए साचरी नियम की पालना करती है। अब हम बात करेंगे भाग के लिए, किसके लिए, भाग के लिए या विभाजन के लिए। तो विभाजन की कब पालना करेगा ये, जब a भाग b भाग c, a भाग b एक किसके बराबर हो, a भाग b भाग c के। यदि ये दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे कि यह भाग के लिए साचरी नियम की पालना
करता है, अन्यथा नहीं करता है। तो 3 संख्याएं लेंगे, जैसे हमने 3 संख्याएं ली 8, 4 और 2, 3 संख्याएं ली 8, 4 और 2। अब देखो सबसे पहले LHS ज्ञात करेंगे। तो LHS है 8 भाग 2, 8 भाग 4 भाग 2। 8 में 4 का भाग दिया, कितना आ गया 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1। LHS मिल गया 1। अब ज्ञात करेंगे RHS। अब हम ज्ञात करेंगे RHS। तो RHS क्या है 8 भाग 4 भाग 2। तो सबसे पहले कोष्टक वाले को हल करेंगे। तो 8 भाग 4 में 2 का भाग दिया तो आ गया 2। अब 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4, कितना आ गया 4। तो देखो LHS RHS के बराबर नहीं है, LHS RHS के बराबर नहीं है। अतः साचरी जो भाग जो है वो साचरी नियम की पालना नहीं करता है, भाग साचरी नियम की पालना नहीं करता है। तो योग तो साचरी नियम की पालना करता है, गुणा भी पालना करता है, भाग और व्यवकलन साचरी नियम की पालना नहीं करता है। कौन कौन सा योग और गुणा तो साचरी नियम की पालना करते हैं, लेकिन भाग और व्यवकलन साचरी नियम की पालना नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे योग और व्यवकलन पर गुणन के वितरण नियम की। हमारे पास जैसे कोई दो संख्या a प्लस बी, a प्लस बी, इनका तो क्या हो रहा है योग। अब इन पर किसी संख्या का क्या करना है गुणा करना है। तो इसको लिखेंगे c गुणा a प्लस c गुणा b, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। यह नियम है योग पर गुणन का वितरण। दूसरा है व्यवकलन पर गुणन का वितरण। तो दो संख्याएं a माइनस बी, दोनों का क्या हो रहा है व्यवकलन, अर्थात दोनों के कौन सा गुणधर्म लग रहा है व्यवकलन, बाकी का। अब इन पर क्या है कोई संख्या तीसरी, उसका क्या करना है गुणा करना है। तो ये संख्या बराबर होगी c गुणा a माइनस c गुणा b के। तो यह गुणधर्म है, उसका नाम है व्यवकलन पर गुणन का वितरण। इसको तो कहते हैं योग पर गुणन का वितरण, योग पर गुणन का वितरण। और इसे कहेंगे व्यवकलन पर गुणन का वितरण। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं में 0 और 1 की क्या भूमिका है। एक तो है जीरो की भूमिका के बारे में देखेंगे, और दूसरा है 1 की भूमिका। तो 0 की भूमिका तो क्या है, 0 की भूमिका है कोई भी परिमेय संख्या उसमें हमने 0 का योग किया, कोई भी परिमेय संख्या है उसमें हमने 0 का योग किया तो हमें जो योगफल के रूप में पुनः वही परिमेय संख्या मिलेगी। जैसे 5 परिमेय संख्या है, इसमें हमने क्या किया 0 का योग किया तो हमें क्या मिला 5 मिला। इसका यदि इस प्रकार लिखे क्रम का विनिमय करके लिखेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा योगफल के रूप में। तो 0 की क्या भूमिका है, 0 की भूमिका यह है कि कोई भी परिमेय संख्या में हमने 0 को जोड़ दिया तो योगफल के रूप में वही परिमेय संख्या में प्राप्त होगी। तो 0 को तो उस योग संक्रिया के लिए 0 को योज्य तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं योज्य तत्समक, योज्य तत्समक क्या कहेंगे योज्य तत्समक। और गुणा की क्या भूमिका है, किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करने पर पुनः वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे 7/5 गुणा 1, कौन सी संख्या प्राप्त होगी वही परिमेय संख्या कौन सी 7/5। और जैसे इसको क्रम का विनिमय करके भी लिखोगे तो भी वही परिमेय संख्या मिलेगी 7/5। तो इसे अब व्यापक रूप में लिखना है। व्यापक रूप में किस प्रकार लिखेंगे कि हम जैसे हमारे पास कोई संख्या है a क्या है परिमेय संख्या है, उसमें हमने 0 का जोड़ किया और पुनः में परिमेय संख्या a ही मिल गई। तो इसको व्यापक रूप में लिखेंगे a प्लस 0 बराबर 0 प्लस a बराबर a। व्यापक रूप क्या है 0 प्लस a प्लस 0 बराबर 0 प्लस a बराबर क्या हो a के। ये तीनों क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। और गुणा के लिए व्यापक रूप इस बार लिखेंगे a गुणा a प्लस 1 गुणा a बराबर क्या है a। कोई परिमेय संख्या a उसका गुणा किया 1 के साथ तो कौन सी संख्या मिलेगी 1 की संख्या मिलेगी। तो 0 को तो कहेंगे योज्य तत्समक, 0 को तो कहेंगे योज्य तत्समक और 1 को कहेंगे
गुणन तत्समक, एक को कहेंगे हम गुणन तत्समक। क्या कहेंगे? गुणन तत्समक। संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 7/5, इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़ें, इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़ें कि हमें क्या मिल जाए? 0, अर्थात तत्समक योज्य तत्समक मिल जाए। तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि हमें क्या मिल जाए? योज्य तत्समक। तो इसमें हम जोड़ेंगे 7-5, कितना जोड़ेंगे? 7/5। तो इसको कहेंगे 7/5 के लिए, 7/5 के लिए -7/5 क्या है? योज्य प्रतिलोम है। क्या है? योज्य प्रतिलोम है। और -7/5 के लिए, -7/5 के लिए 7/5 क्या है? योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम है। जैसे एक संख्या ली हमने 5, एक संख्या ली 5, तो इसमें कितना जोड़े कि हमें क्या मिल जाए? योज्य तत्समक मिल जाए। तो हम इसमें ऐड करेंगे -5 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 0। क्या मिल जाएगा? 0। तो 5 के लिए तो योज्य प्रतिलोम है -5, और -5 के लिए योज्य प्रतिलोम है 5। 5 के लिए तो -5 क्या है? योज्य प्रतिलोम। क्या है? योज्य प्रतिलोम। और -5 के लिए है 5 योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि किसी भी संख्या का जो प्रतिलोम होगा, किसी भी संख्या का जो प्रतिलोम होगा वह उसका ऋणात्मक होगा। जैसे हम संख्या है 10, संख्या है 10, तो इसका प्रतिलोम कितना होगा? -10। कितना होगा? -10। और जैसे -7/5 ये कोई परिमेय संख्या है, इसका प्रतिलोम कितना होगा? अब इसका माइनस, तो -7/5 कितना हो जाएगा? प्लस का 7/5। तो -7/5 के लिए योज्य प्रतिलोम कितना आ जाएगा? 7/5, 7/5। और 10 के लिए -10, अर्थात इसका क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। अब हम बात करेंगे गुणा के लिए प्रतिलोम की। गुणन के लिए प्रतिलोम, गुणन के लिए प्रतिलोम। जैसे कोई संख्या ली हमने 7/5, इसमें कौन सी संख्या का गुणा करें कि हमें गुणन तत्समक मिल जाए? गुणन तत्समक कितना था? 1। गुणन तत्समक कितना था? 1। तो इसमें गुणा करेंगे किसका? 5/7 का। 5/7 का इसमें गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1। और दूसरी संख्या ली हमने जैसे 8/9, 8/9। अब इस 8/9 में किस संख्या का गुणा करें कि हमें गुणन तत्समक मिल जाए? तो इसमें हम गुणा करेंगे 9/8 का। 9 से 9 तो कैंसिल, और 8 से 8 कैंसिल, कितना बच गया? 1। कितना आ जाएगा? 1। तो किसी भी संख्या का प्रतिलोम, किसी भी संख्या का प्रतिलोम क्या हो जाएगा? उसका व्युत्क्रम। जैसे 7/5 का प्रतिलोम कितना हुआ? कितना हो जाएगा? हर को अंश में और अंश को हर में बदल दो, 5/7। और यहाँ पर 8/9 का प्रतिलोम कितना हुआ? 9/8। 8/9 का प्रतिलोम कितना होगा? 9/8, 9/8। और जैसे संख्या ली 5/6, अब इसको कौन सी संख्या से गुणा करें, कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमें योज्य तत्समक गुणन तत्समक मिल जाए? तो इसको गुणा करेंगे 6/5 से। 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कितना आ जाएगा? 1। कितना आ गया? 1। 1 है गुणन तत्समक। तो 5/6 का प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 6/5। अगर 6/5 की बात करें, 6/5 को किससे गुणा करें कि 1 मिल जाए? इसको गुणा करेंगे 5/6 से। तो 6/5 का प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 5/6। कितना हो जाएगा? 5/6। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? कोई भी संख्या x, उसका गुणन प्रतिलोम कितना होगा? उसका गुणन प्रतिलोम होगा 1/x। यदि कोई x कोई परिमेय संख्या है, हम परिमेय संख्या की बात करें तो माना x कोई परिमेय संख्या है, तो उसका गुणन प्रतिलोम 1/x होगा। अब हम सीखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। जैसे दो परिमेय संख्या है
8/9 और दूसरी परिमेय संख्या है 7/9। इनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। क्वेश्चन आ जाए कि इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्या। तो इसको पहले क्या करेंगे, पहले हर देखो दोनों का हर समान है या नहीं, दोनों का हर समान है। अब क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, इसमें हर और अंश में क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करेंगे तो ये तो हो गया 80 और ये हो गया 90। ये संख्या तो बन गई 80/90 और ये संख्या बन जाएगी 70/90। अब संख्या लिख दो इनके बीच। 80 से पहले 79/90, 78/90, 77/90 और आ जाएगी 76/90 और 75/90। ये कितनी संख्या होगी? 5। तो किसके बीच है? 8/9 और 7/9 के बीच की है। यदि इनका हर समान नहीं हो, हर क्या नहीं हो? समान नहीं हो। जैसे 5/4 और 6/2, इन दोनों का हर समान नहीं है और पूछा गया कि 5/4 और 6/2 के बीच की 5 परिमेय संख्याओं बताओ। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इनका हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर और नीचे हर और अंश में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो संख्या एक तो बन जाएगी 5/4 और दूसरी संख्या बन गई 2 से गुणा किया 12/4। अब क्या करेंगे, 5/4 और 12/4 के बीच संख्या लिख दो। जैसे 6/4, 7/4, 8/4 और 9/4 और 10/4 और 11/4। कितनी संख्या ज्ञात कर ली? 6 संख्या ज्ञात कर ली। अगर हमें और संख्या ज्ञात करनी हो, तो इसमें 10 से गुणा करेंगे। हर और अंश में दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे और इसके बीच की संख्या ज्ञात करेंगे। अगर और इससे भी ज़्यादा संख्या ज्ञात करनी है तो हर और अंश में 100 से गुणा करना है। इस प्रकार हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं।